नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा से बनने वाले कुछ विशेष दोषों के बारे में। दोषों का सिर्फ आपको संक्षिप्त परिचय ही नहीं देंगे, बल्कि आज हम आपको वह टेक्निक बता देंगे जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि जो दोष बन रहा है वह कितना प्रभावी है। क्योंकि यह देखा गया है कि एक ही प्रकार का दोष अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग प्रभाव देता है। जैसे मान लीजिए किसी का पितृदोष बना है तो किसी को बहुत ही कम प्रभाव दे रहा है, किसी को अधिक प्रभाव दे रहा है और किसी की जिंदगी को ही वह नरक बना करके रख दिया है। तो ये कारण क्या होते हैं कि कोई भी दोष बहुत अधिक प्रभावी कब हो जाता है और कम प्रभावी कब रहता है। एक तो इसका कारण जानेंगे और सामने हम आपके कुछ चंद्रमा से बनने वाले दोषों को लिखे हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम केमद्रुम दोष ही ले लेते हैं। यह जो केमद्रुम दोष होता है बड़ा ही विकट होता है, कुंडली के सारे राजयोगों तक को ये खत्म कर देता है। व्यक्ति को जीवन में दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है, सामाजिक और पारिवारिक अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसी ऐसी कुंडलियां सामने आई हैं जिनमें केमद्रुम दोष रहा है। ऐसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन भर परिवार का पालन किया, पोषण किया, परिवार ने भी उसे ठुकरा दिया, कर्जदारों की ऐसी लाइन लगी कि व्यक्ति को घर छोड़ के भागना पड़ा, ऐसे ऐसे डिसीजन यह केमद्रुम दोष आपके जीवन में आपसे करवा देता है जिसका खामियाजा बाद में बहुत ही बुरा आता है। केमद्रुम दोष अगर कन्या की कुंडली में हो तो और भी घातक हो जाता है, क्योंकि अगर केमद्रुम दोष पूर्ण रूप से लागू है, पुरुष तो थोड़ा स्ट्रगल करेगा, लेकिन ऐसी स्त्री के लिए क्या है, ना तो वह घर की रह जाती है, ना घाट की यानी ना ससुराल की, ना मायके की। तो केमद्रुम दोष का बहुत ही बुरा प्रभाव शास्त्रों में बताया गया है। यह बनता कब है इसको हम देख लेते हैं। केमद्रुम दोष का जो प्रमुख ग्रह होता है यह चंद्रमा होता है। पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, फिर अप्लाई करके बताता हूँ। जन्म कुंडली में चंद्रमा अकेला बैठा हो, किसी भी भाव में अकेला बैठा हो, चंद्रमा के अगले भाव में और चंद्रमा के बाद वाले भाव में, यानी चंद्रमा के अगले और चंद्रमा के पिछले भाव में कोई ग्रह ना हो और ना ही चंद्रमा के साथ कोई ग्रह हो, तो यह केमद्रुम दोष बन जाता है। किसी भी कुंडली में, मान लीजिए इसी कुंडली में हम ले लेते हैं, इस कुंडली में चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है, किसी भी भाव में चंद्रमा बैठा हो, चंद्रमा अकेला हो, चंद्रमा के साथ में कोई भी ग्रह ना हो, ना ही चंद्रमा के आगे वाले भाव में कोई ग्रह हो, ना ही चंद्रमा के पिछले भाव में कोई ग्रह हो, तो यह केमद्रुम दोष बन जाता है, यह दोष लागू हो जाएगा। अब आपको बहुत सारी कुंडलियां मिलेंगी कि जिसमें यह योग लागू हो जाता है। इसमें एक सूत्र और याद रखना है, इस केमद्रुम दोष में हम सूर्य को, राहु को और केतु को नहीं लेते हैं। सूर्य, राहु और केतु को नहीं जोड़ा जाएगा। अगर चंद्रमा अकेला है, उसके आगे और पिछले भाव में सूर्य, राहु और केतु में से कोई ग्रह होगा तो उसे कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि अगर चंद्रमा यहाँ पर है, इसके अगले भाव में यहाँ राहु हो, सूर्य हो, केतु हो, या यहाँ राहु, सूर्य, केतु हो,
तो भी केमद्रुम दोष लगेगा। यानी चंद्रमा से अगले भाव में और चंद्रमा से पिछले भाव में कोई भी ग्रह होगा या चंद्रमा के साथ होगा तो केमद्रुम दोष भंग होगा। यह भंग तभी होगा कि जो आगे और पीछे वाले भाव में ग्रह हैं वो सूर्य, राहु और केतु के अतिरिक्त कोई ग्रह होना चाहिए। यानी अगर यहाँ चंद्रमा है और कुंडली में यहाँ राहु हो गया तो केमद्रुम दोष भंग नहीं होगा। हालांकि अगर राहु, केतु और सूर्य चंद्रमा के साथ ही हों तो भी यह योग लागू हो जाएगा। इसकी एक शर्त है जो अभी मैं आगे बताऊंगा। यानी मूल रूप से आप यह समझिए कि जन्म कुंडली में चंद्रमा अकेला हो, उसके आगे और पीछे सूर्य, राहु और केतु के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह ना हो तो केमद्रुम दोष लागू हो जाता है। केमद्रुम दोष का प्रभाव मैंने आपको आगे पीछे अभी बता ही दिया है कि यह बहुत भयानक परिणाम देता है। अब मान लीजिए कि इस कुंडली में केमद्रुम दोष लगा है। कुछ स्थितियों में केमद्रुम दोष भंग भी हो जाता है, यानी केमद्रुम दोष का जो परसेंटेज होता है वह 70% तक कम हो जाता है। रहेगा तो दोष, लेकिन परसेंटेज कम हो जाना बड़ी राहत की बात हो जाती है। अगर पूर्ण रूप से केमद्रुम दोष लगेगा तो उसकी कोई काट नहीं है, वह जीवन को अस्त व्यस्त करेगा ही करेगा। अब यहाँ से हम राहु, केतु और इन चंद्रमा को हटा देते हैं। एक दूसरे उदाहरण से हम समझ लेते हैं। देखिए चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है। चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है उससे केंद्र में, केंद्र किसको बोलते हैं? चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ से पहला भाव एक तो वही हो जाएगा, दूसरा भाव केंद्र का चौथा और तीसरा सातवां और 10वां। जहाँ चंद्रमा बैठा है वहाँ से उसी भाव में या उसके चौथे भाव में, उसके 7वें भाव में या 10वें भाव में कोई ग्रह होगा तो केमद्रुम दोष लागू नहीं होगा। चंद्रमा यहाँ पर है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, साथ में कोई नहीं है, तो चंद्रमा से केंद्र में 1 2 3 4 यानी इस भाव में 7वां और 10वां चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह पड़ जाएगा तो यह केमद्रुम दोष भंग हो जाएगा। चंद्रमा अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो यहाँ से 4 7 और 10 लेंगे। अकेला है, आगे पीछे कोई नहीं है, तो यहाँ से चौथा घर 1 2 3 4 यानी यहाँ पर कोई ग्रह हो 7 ये हो जाएगा, यहाँ पर कोई ग्रह हो या यहाँ पर, यानी चंद्रमा जहाँ बैठा है उससे या तो उसी के साथ में कोई ग्रह होगा तब तो उसी के साथ पड़ गया, उसी के साथ केंद्र में, अथवा 4 7 और 10वें भाव में कोई ग्रह होगा तो केमद्रुम दोष भंग हो जाएगा। ज़्यादातर मामलों में 95% मामलों में यह दोष भंग हो जाता है। कुछ रेयर कुंडलियां होती हैं जिसमें यह दोष पूर्ण रूप से लागू होता है, और जिनकी कुंडली में लागू है वे भले ही आज अर्श पर हो कभी न कभी फर्श पर आएंगे और फिर उस ऊंचाई को जीवन में कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, सामाजिक अपमान भी झेलना पड़ेगा। तो अगर केमद्रुम दोष है तो थोड़ा जीवन में सावधानी बरतनी चाहिए। अब इस केमद्रुम दोष का प्रभाव बढ़ कब जाता है? अगर चंद्रमा जहाँ पर बैठा हुआ है, जिस भाव में है केमद्रुम दोष बना रहा है, अगर चंद्रमा जिस भाव में बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठा है, उसे हम देखेंगे कि चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा है और भाव को देखेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में केमद्रुम दोष 6ठे भाव में बने, 8वें भाव में बने और 12वें भाव में बने तो ऐसे व्यक्ति को जानना चाहिए कि वह जो है उसके मस्तक पर, उसके किस्मत में ब्रह्मा जी ने बहुत गाढ़ी कलम से दुख और दरिद्रता लिख दिया है। 6 8 और 12 का केमद्रुम दोष, वैसे इन भावों का तो चंद्रमा वैसे ही खराब होता है और ऊपर से केमद्रुम में आ गया तो बहुत ही खराब हो गया। 6 8 12 का केमद्रुम दोष सबसे ज़्यादा घातक। अगर हम चंद्रमा का नक्षत्र भी देखें, हर कुंडली में हर ग्रह की राशि दी रहती है कि कौन सा ग्रह किस राशि में है और किस नक्षत्र में है, किस भाव में है। तो अगर चंद्रमा जहाँ भी बैठा है और केमद्रुम दोष में है, वह
छठे भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो, 8वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो और 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में होगा तो बहुत ही बुरा प्रभाव देने वाला हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम एनालिसिस, कुंडली के एनालिसिस का मतलब यही होता है कि हाँ ये दोष है तो किस लेवल का है, बीमारी जिस लेवल की होती है उसी लेवल की दवा चलती है। तो अगर एनालिसिस सही तरीके से होगा तभी उपाय सही तरीके से हो पाएगा, पूरा उपाय, नहीं तो बस हाँ ये दोष है चलो ये कर लो, नहीं लाभ होगा। कितना तगड़ा है वह दोष और उसको ठीक करने के लिए कितने दवा की ज़रूरत है, बीमारी कैसी है उसी हिसाब से दवा की यमजी चलती है। तो ये केंद्रुम दोष के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं पितृदोष की। पितृदोष कब बनेगा? चंद्रमा से बनने वाला दूसरा प्रमुख दोष है जब कुंडली में चंद्रमा के साथ में, चंद्रमा जहाँ हो उसी के साथ में राहु बैठा हुआ हो या केतु बैठा हुआ होता है तो ये पितृदोष का निर्माण कर देता है। चंद्रमा के साथ राहु और केतु हो, आज हम सिर्फ चंद्रमा से बनने वाले दोषों की चर्चा कर रहे हैं। चंद्रमा के साथ राहु केतु किसी भी भाव में बैठेंगे तो यह दोष बन जाएगा। यहाँ चंद्रमा बैठा है और यहाँ राहु बैठा हुआ है, तो चंद्रमा और राहु की युति या चंद्रमा कहीं भी बैठा हुआ है उसके साथ में केतु बैठा हुआ है तो आपकी कुंडली में पितृदोष बना। आपके हर काम में बाधा आएगी, हर काम में बाधा आएगी, दिमागी उलझन हमेशा बना रहेगा, दिमागी उलझन में आप हमेशा रहेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि मुझे क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, डिसीजन नहीं ले पाएंगे और डिसीजन ही ना ले पाने के कारण आपका व्यापार, नौकरी, हर चीज़ में आपके व्यवधान आएगा। मानसिक रूप से आप पीड़ित रहेंगे, कभी ना कभी आप डिप्रेशन में भी जाएंगे। डिप्रेशन के लिए आपको दवा वगैरह भी लेनी पड़ सकती है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष चंद्रमा के साथ राहु और केतु हैं तो ऐसी स्थिति में यह योग बनेगा। अब यह योग और भी बुरा कब हो जाएगा? जब यह योग छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में बनेगा तो और भी बुरा होगा। कारण मैंने अभी आपको बताया कि चंद्रमा छठे, 8वें और 12वें में ज़्यादा बुरा हो जाता है, ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। एक तो ये राहु के साथ हुआ तो पीड़ित हुआ ही किसी भी भाव में, लेकिन जब चंद्रमा इन भावों में आया तो इसका जो पीड़ितपन है वो और अधिक बढ़ गया। यह और अधिक जो है, पीड़ित किसे कहते हैं? मान लीजिए पीड़ित उसे कहेंगे कि आप जो है शारीरिक रूप से दुखी हैं, आपको बीमारी है, आपके पास पैसा भी नहीं है, परिवार का साथ भी नहीं पूरा मिल रहा है, परिवार में कलह है, तो आप कैसे रहेंगे? पीड़ित रहेंगे। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति प्रसन्न ना हो, मुदित ना हो, ना शरीर से प्रसन्न है ना धन से, उसी को पीड़ित बोला जाता है। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है राहु के साथ होकर के पीड़ित हुआ। छठे, 8वें, 12वें में तो चंद्रमा ऑलरेडी पीड़ित तो होता ही है, पीड़ित वाले भाव में होकर के एक और ग्रह ने उसे पीड़ित कर दिया, तो यानी छठे, 8वें, 12वें का ये पितृदोष और भी बुरा होने वाला है। यह और भी बुरा कब हो जाएगा? जैसे आप देखेंगे कि किसी की कुंडली में पितृदोष है तो नॉमिनल असर दे रहा है, किसी को ज़्यादा दे रहा है और किसी की ज़िंदगी तहस नहस कर रहा है। कारण क्या है? एक तो यही है कि किसके कुंडली में किस भाव में बना है। दूसरा कारण ये है कि यह किस नक्षत्र में बन रहा है। अगर चंद्रमा और राहु की डिग्री बहुत समीप हो, मान लीजिए चंद्रमा 18 डिग्री का हो, राहु 15 डिग्री का हो, डिग्री में जितने करीब होंगे ये, इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि दोनों का नक्षत्र भी एक हो। अगर दोनों की डिग्री में अंतर होता है तो दोनों के नक्षत्र अलग अलग होते हैं। यानी यहाँ आपको यह चीज़ देखिए, हम एक तो ग्रह को देखते हैं, दूसरा क्या देखते हैं? भाव को देखते हैं, तीसरा हम क्या देखते हैं? नक्षत्र को देखते हैं। तो पहले तो आप ये देखें कि हाँ ग्रह कौन कौन से हैं? चंद्र और राहु हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ खराब हैं। अब ये देख लीजिए किस भाव में हैं।
6, 8, 12 में है, किसी अन्य भाव में है। अगर 6, 8, 12 में हुआ तो और भी खराब हुआ। अब नक्षत्र देख लीजिए, अगर दोनों का नक्षत्र भी एक ही हुआ तो और भी बुरा हुआ, और अलग अलग हुआ तो यहाँ से थोड़ी सी राहत मिली। अब किसी की कुंडली में बना है पितृदोष, चंद्रमा राहु एक साथ है, लेकिन वो 6, 8, 12 में नहीं है और ना ही एक ही नक्षत्र में है, तो ये हल्का वाला पितृदोष है, यानी जरा सी भी शांति हुई तो मामला सेटल हो गया। अब दूसरी कुंडली में चंद्रमा राहु एक साथ हैं और वो 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, तो अब पहले वाली कुंडली की अपेक्षा इनका यह पितृदोष ज़्यादा पीड़ित करेगा। अब एक कुंडली और मिली जिसमें चंद्रमा राहु साथ में है, 6, 8, 12 में यह दोष बना है और दोनों का नक्षत्र भी एक ही है, तो अब तो महाभयानक हो गया। और इसमें भी और भी भयानक तब हो जाएगा कि ये जिस नक्षत्र में है, एक ही नक्षत्र में, वह नक्षत्र भी राहु का ही हो या केतु का ही हो तो और भी बुरा हो गया। एनालिसिस का तरीका आपको पता चल रहा होगा, सब बताएंगे आपको पितृदोष है, हाँ ये ग्रह है साथ में, हो गया पितृदोष। एनालिसिस इसको कहते हैं, उसको तो सिर्फ बताना कहेंगे कि हाँ ये पितृदोष है। एनालिसिस मतलब पहले मुंह खोला गया, दांत देखेगा डॉक्टर, फिर दांत के अंदर भी जाएगा, मसूड़े के अंदर भी जाएगा, मतलब जितना डीप जाएंगे उतनी ही चीज़ें आपको निकल के आएंगी और ये ज्योतिषी को पता चल जाएगा कि परिणाम कितना भयानक है, कम है, ज़्यादा है, अभी सिर्फ फोड़ा बना है कि कैंसर हो गया है, ये सब पता चलेगा। तो आपको उम्मीद है ये पितृदोष का विश्लेषण भी समझ में आ गया होगा। उपाय अभी मैं लास्ट में सबका एक साथ बताऊंगा। अब दूसरे योग पर चलते हैं। दूसरा योग है विष दोष। विष दोष यह जो है चंद्रमा और शनि की युति से बनता है। इसको विष दोष को वैधव्य योग से भी जोड़ा जाता है। विष दोष बहुत ही बुरा दोष माना जाता है। इसको मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। विष दोष कब बनेगा? जब चंद्रमा और शनि की युति हो। यह विष दोष जो है स्त्री के लिए बड़ा घातक होता है। पुरुष की कुंडली में तो जीवन में अपमान दिलाता है और जो है तनाव देता है, डिप्रेशन देता है, लेकिन स्त्री की कुंडली में वैधव्य का भी योग बना देता है कि स्त्री के पति की मृत्यु हो या वैवाहिक जीवन को नरक कर देता है। स्त्री की कुंडली में चंद्रमा शनि की युति से ऐसी स्त्री कभी भी मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हो पाती है, मानसिक असंतुष्टि को दर्शाता है। अब ये इस बात पे निर्भर करता है कि यह कितने भयानक रूप से कुंडली में बना है। जिस किसी भी स्त्री की कुंडली में यह दोष बनता है, इस बात की संभावना अधिक होती है कि उस स्त्री के पति की मृत्यु उससे पहले होगी। यह नहीं मैं कह रहा हूँ कि असामयिक हो जाएगी, समय के पहले हो जाएगी, वृद्धावस्था में ही होगी, लेकिन जब भी होगी तो पति की मृत्यु पहले होती है, चाहे स्त्री से साल 6 महीने पहले हो। इस बात की संभावना बन जाती है क्योंकि कुंडली में अन्य योग बृहस्पति और शुक्र की स्थिति भी देखी जानी चाहिए। अब ये जो विष दोष बनता है ये आपने समझ लिया होगा, मैरिड लाइफ को परेशान करने वाला योग होता है। अगर कोई मांगलिक भी है और विष दोष भी बना हुआ है, जैसे व्यक्ति ने कुंडली दिखाई, मिलान करवाए, अब पूछ रहे हैं एक मांगलिक है एक नॉन मांगलिक है, विवाह करें ना करें, तो और भी योगों को देखा जाता है। मांगलिक के साथ साथ जो है विष दोष भी बना हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब होना ही होना है। इसलिए ऐसा व्यक्ति उपाय करके ही आगे बढ़े। चंद्रमा शनि एक साथ होंगे कुंडली में किसी भी भाव में तो यह योग बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर है तो यह योग बन गया। मैं फिर से वही चीज़ दोहरा रहा हूँ, चंद्रमा 6वें 8वें और 12वें भाव में बहुत ही खराब होता है। अगर यह विष दोष 6वें 8वें और 12वें भाव में बना है तो और ज़्यादा खराब हो गया। मान लीजिए विष दोष किसी भी भाव में बना है तो वो खराब है, 6, 8, 12 में गया तो बहुत खराब है। अब उसके बाद नक्षत्र देख लेंगे।
अगर यह जो विष दोष बन रहा है, शनि और चंद्रमा की युति हो रही है, वह राहु के नक्षत्र में बन रहा हो, वह योग केतु के नक्षत्र में बन रहा हो, वह योग शनि के नक्षत्र में बन रहा हो, तो और भी बुरा हो जाएगा। वहीं अगर यह योग शुक्र के नक्षत्र में बन रहा हो, गुरु के नक्षत्र में बन रहा हो, बुध के नक्षत्र में बन रहा हो तो किंचित शुभ है, मंगल के नक्षत्र में बन रहा हो तो ये ना अच्छा बुरा कोई प्रभाव नहीं डालेगा, चंद्रमा को ही सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर विष दोष बना है और राहु केतु शनि के नक्षत्र में किसी में है तो बहुत ही बुरा प्रभाव होगा। विष दोष इस भाव में बना, हम एनालिसिस करेंगे कि हाँ इनकी कुंडली में विष दोष है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हाँ ये जो है 6, 8, 12 का नहीं है, इसलिए यह दोष जो है सामान्य है। अब फिर इसके अंदर और चलेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों का नक्षत्र क्या है। दोनों के नक्षत्र भी अलग अलग हैं तो भी सामान्य है, लेकिन दोनों का नक्षत्र भी एक हो गया तो सामान्य से थोड़ा ज़्यादा प्रभाव डालने वाला हो गया, सामान्य से थोड़ा ज़्यादा असर डालेगा। फिर आगे और देखेंगे कि जो नक्षत्र है जिसमें दोनों एक साथ हैं वह किसका है, शनि राहु केतु का है तो थोड़ा और ज़्यादा हो गया। अगर यह 6, 8, 12 में बना तो बहुत ज़्यादा हो गया, तब आप फुल कॉन्फिडेंस से प्रेडिक्शन कर दीजिए मैरिज लाइफ जो है डिस्ट्रॉयड रहेगी, मानसिक शांति और संतुष्टि कभी नहीं मिलने वाली है। जितना ज़्यादा भयानक होगा, एक होती है ना व्यक्ति मन से प्रसन्न रहे, काम कर रहा है, कमा रहा, खा रहा है, अपने परिवार से प्रसन्न है, लेकिन यह योग व्यक्ति को प्रसन्न नहीं रहने देता। अंतरात्मा जो आत्म आनंद की अनुभूति है वह नहीं आने देगा, जितना ही विकराल होगा उतना ही ज़्यादा पीड़ित करेगा। अमावस्या दोष के बारे में भी आपने बहुत सुना होगा, अमावस्या दोष के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अमावस्या दोष में चंद्रमा के अस्त दोष को लिया जाता है, यानी जब चंद्रमा में बल नहीं होता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, चंद्रमा सूर्य से जितनी दूरी पर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। ये कुंडली है, कोई भी कुंडली में चंद्रमा जो है आपको तिथि देखनी पड़ेगी। अगर शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के बीच का चंद्रमा है तो उसमें प्रकाश है, तब आपको अमावस्या दोष नहीं लगेगा, उसमें प्रकाश है। लेकिन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा यह दोष और भी बढ़ता चला जाएगा। किसी कुंडली में सूर्य यहाँ पर है, अब सूर्य जहाँ पर है अगर उसी सूर्य के साथ चंद्रमा हो तो अमावस्या दोष लागू हो जाएगा। अगर चंद्रमा सूर्य के पिछले भाग में हो तो भी लागू होगा। यहाँ पे पूर्ण रूप से है, यहाँ 80% है, यहाँ पर चंद्रमा है तो 60% है, ऐसे घट जाएगा। लेकिन जब सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर होता है, यानी ठीक सूर्य के सामने होता है, तो उसी को पूर्णिमा या पूर्णिमा के आसपास, यानी चंद्रमा पे सूर्य का पूरा प्रकाश पड़ रहा है। अब यहाँ सूर्य चंद्रमा के साथ है तो चंद्रमा का पूरा प्रकाश सूर्य ने छिपा दिया। जैसे सूर्य के प्रकाश में जो भी आता है उसका प्रकाश खत्म हो जाता है। जैसे दिन के उजाले में आप बल्ब जलाइए तो उस बल्ब का कोई महत्व नहीं है, धूप निकली हुई है, सूर्य निकला हुआ, दीपक के लौ का कोई महत्व नहीं है। तो ऐसे जब सूर्य के साथ कोई जाता है तो उसकी अपनी रोशनी खत्म हो जाती है। तो जब सूर्य के साथ चंद्रमा है तो पूर्ण रूप से अमावस्या दोष। जब यहाँ आ गया चंद्रमा तो उसमें अब थोड़ा थोड़ा प्रकाश आएगा, जब यहाँ आया तो थोड़ा और आ गया। अब जितनी दूर जा रहा है उतना ही ज़्यादा चंद्रमा में प्रकाश पड़ेगा। सूर्य से जितनी दूर होता जाता है प्रकाशित होता जाता है। जब सूर्य के सामने आ गया तो पूरा प्रकाशित, यहाँ गया तो भी प्रकाशित है। यानी जब कृष्ण पक्ष की, अब यहीं से जब यहाँ आया तो पूर्णिमा हुआ, अब यहीं से कृष्ण पक्ष शुरू हो गया, यहाँ से शुक्ल पक्ष शुरू होता है, ऐसे ऐसे शुक्ल पक्ष बढ़ता है, यानी चंद्रमा की कलाएं बढ़ेंगी,
बढ़ेंगी और फिर जब सूर्य के सामने से हटता है तो कलाएं घटती हैं। तो यहाँ भी लगभग कलाएं पूरी हैं। और जब कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि आएगी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, फिर अमावस्या आ जाएगा तो चंद्रमा का बल खत्म है। यह मानसिक अस्थिरता को देता है, बीपी आदि की बीमारी देता है, घबराहट पैदा करता है, व्यक्ति को मानसिक अस्थिरता देता है। व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ उधेड़ बुन में लगा रहता है। व्यक्ति ऊंची आवाज में बात करने वाली जगह पर, लड़ाई झगड़े वाली जगह पर जाता है तो उसे घबराहट होने लगती है, उसका शरीर कंपन होने लगता है, उसका शरीर कांपने लगता है। तो ये दोष होता है चंद्रमा के सूर्य के प्रभाव में आ जाने से। उपाय अभी मैं आगे बताऊंगा। अब मैं बात कर लेता हूं चंद्रमा के नीच दोष की, फिर उसके बाद सकट दोष की बात करेंगे। चंद्रमा वृश्चिक राशि में यानी 8 नंबर की गिनती पे नीच का होता है। जिसकी कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर की गिनती पर लिखा है वो चंद्रमा नीच राशि में हो गया। अब इस नीच राशि का भी विश्लेषण करना होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, मान लीजिए सूर्य यहीं पर है और चंद्रमा जो है पक्ष बल से बलवान हो रहा है। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आपको फिर से समझाता हूँ। कुछ डायग्राम हमारा गायब हो गया है, ये मेंटेन हो गया। सूर्य यहाँ पे है, अब यहीं पर 8 नंबर की गिनती में चंद्रमा हो गया। अब देखिए अमावस्या दोष के साथ साथ भी नीच दोष आ गया। अब बहुत पीड़ित है चंद्रमा, डबल दोष लेकर के बैठा है। एक तो नीच का है, ऊपर से उसके पास प्रकाश भी नहीं है, मानसिक डिप्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। अब चंद्रमा यहाँ पे आया, अब थोड़ा थोड़ा बल आएगा उसमें, लेकिन यहाँ भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर चंद्रमा यानी अगर शुक्ल पक्ष की पंचमी से और कृष्ण पक्ष की पंचमी के बीच का नीच का चंद्रमा है तो उतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर उसमें पक्ष बल नहीं है तब नीच का है तो वह बुरा है। चंद्रमा सूर्य के सामने बैठा यानी चतुर्दशी या पूर्णिमा का है तो इसके नीच के दोष का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। 2-4% होगा, उतना कोई असर ही नहीं डाल पाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणों से यह चमक रहा है और इसके चमकने के कारण ही इस वृश्चिक राशि में होने का दोष इसको नहीं पड़ पाएगा। अब मान लीजिए कि चंद्रमा जो है एक तो अस्त भी है, सूर्य की किरण उस पे नहीं है, और चंद्रमा 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में नीच का हो रहा है। अब महादोष हो गया। सूर्य किसी की कुंडली में यहाँ बैठा हुआ है और चंद्रमा उसके ठीक पीछे है, ऐसे चलेगा? यानी पूर्ण रूप से चंद्रमा अस्त है और नीच राशि में है। अब तो चंद्रमा बड़ा खतरनाक हो गया भैया, अब सतर्क हो जाइए। कुछ भी जीवन में होगा सारा सुख दुख में बदल देगा, क्योंकि मन सुखी ही नहीं रहेगा। नीच के चंद्रमा के होने से जो पित्त की थैली है उस पे खतरा आ जाएगा, और जो आपकी किडनी है उस पे खतरा आ जाएगा। स्टोन आदि की बीमारी हो सकती है। पोस्ट्रेट का ख्याल रखिए, जो शरीर में पानी वाले अंग हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। मानसिक परेशानी, मानसिक उतार चढ़ाव, पागलपन भी दे सकता है। अगर इसी चंद्रमा के साथ में कोई और भी क्रूर ग्रह बैठ गया, शनि बैठ गया, राहु बैठ गया, मंगल बैठ गया, यानी चंद्रमा जितना अधिक पीड़ित है उतना ही प्रबल नीच दोष हो जाएगा। और कुंडली में सूर्य और चंद्रमा, सूर्य क्या है? आत्मा है। चंद्रमा क्या है? मन है। अगर आपके पास कुछ भी ना हो, एक अच्छी आत्मा यानी आत्मविश्वास हो और एक प्रसन्न मन हो, तो भी आप जीवन 100 रुपये कमाएंगे, उसी में ही आप खुश रह लेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है और मन को संतुष्ट यानी प्रसन्न रखने की कला नहीं है, तो आप 10 लाख रुपए भी कमा करके असंतुष्ट रहेंगे। यह चंद्रमा ही बताएगा। सकट दोष की भी अब हम बात कर लेते हैं। सकट दोष भी चंद्रमा से ही बनता है। कैसे क्या होगा? देखिए, सकट दोष में चंद्रमा जहां भी कुंडली में बैठा हो, चंद्रमा से 6ठे भाव में या 8वें भाव में गुरु पड़ जाए तो सकट दोष बन जाता है। सकट दोष कब बनेगा? जहां कहीं भी चंद्रमा बैठा है उसके 6ठे या 8वें भाव में गुरु के बैठने से यह दोष बनता है। यह दोष जीवन में आर्थिक परेशानी लाता है।
यह दोष जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव लाएगा। कभी आपको खाने के लिए मिल जाएगा माखन भोग और कभी आपको भुने हुए चने भी नहीं मिलेंगे। अब यह दोष प्रभावी कब होता है, इसका व्यापक असर कब आता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो हम भाव देख लेंगे कि किस भाव में बन रहा है यह दोष। चंद्रमा अगर खुद भी 6, 8 और 12 में बैठा हो और फिर उस 6, 8, 12 में बैठे हुए चंद्रमा से बृहस्पति छठे भाव में और 8वें भाव में जा रहा है तो यह दोष ज़्यादा प्रबल है। अगर यह चंद्रमा क्रूर ग्रह के नक्षत्र में बैठा होगा तो भी और प्रबल हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ आपको यह देखना है कि इस सकट दोष में, सकट दोष महीने में 2 बार जरूर बनता है, हर महीने में 2 बार बनेगा। चंद्रमा हर राशि पे महीने भर गोचर करेगा तो महीने में 2 बार तो ऐसा होगा ही कि जब एक बार चंद्रमा बृहस्पति जो है चंद्रमा से छठे पड़ जाए और एक बार 8 में पड़ जाए। यही कुंडली है, मान लीजिए आज का गोचर यही है, वर्तमान में ग्रह ऐसे चल रहे हैं। चंद्रमा हर 2.25 दिन पे बदलेगा, तो जब भी चंद्रमा बदलते हुए आगे बढ़ेगा तो महीने में कम से कम एक बार तो चंद्रमा से 6 में बृहस्पति पड़ेगा ही और एक बार कम से कम चंद्रमा से 8 में बृहस्पति पड़ेगा ही। तो अगर आपकी कुंडली में सकट दोष है तो आप हर महीने में नज़र रखिए कि हर महीने सकट दोष कब बनता है, कब जो है ऐसा हर महीने गोचर आता है जब चंद्रमा से बृहस्पति छठे या 8 में हो रहा है। जिस दिन भी वह गोचर आता हो उस दिन आपको कोई आर्थिक रिस्क नहीं लेना है। मान लीजिए फला व्यक्ति की कुंडली में सकट दोष है, ए नामक व्यक्ति की कुंडली में सकट दोष है, उसकी कुंडली में चंद्रमा से छठे भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है और नवंबर 2022 में यानी अगले महीने में 15 तारीख के गोचर में भी चंद्रमा से छठे में बृहस्पति जा रहा है, तो उस 15 तारीख को व्यक्ति को आर्थिक रूप से सावधान रहना है। कोई आर्थिक लेन देन नहीं करना है, साइन वगैरह नहीं करनी है। बात समझ में आ गई होगी। अब मैं सभी उपायों की बात कर लेता हूँ। आप लोगों में से बहुत से लोग कुंडली एनालिसिस के लिए संपर्क करते हैं। संस्थान से हमारे सभी प्रकार के पूजा पाठ, जप, हवन और शांति वगैरह भी होती है और सब वैदिक विधान से, शास्त्रीय विधान से होता है। शास्त्रों में क्या बताया गया है, जप बताया गया है और दान बताया गया है। अगर आपकी कुंडली में कोई भी दोष है तो उन ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान करना होगा। अगर दोष प्रबल होगा तो वजन के बराबर हम दान के लिए बताते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने परामर्श लिया है तो हमने वजन के बराबर बताया। क्यों? क्योंकि उनका दोष ज़्यादा गंभीर था। कम गंभीर था तो वजन के बराबर से कम मैंने बताया। और हर इस दोष में जो भी दोष बन रहा है, जिन ग्रहों के कारण बन रहा है, उसमें एक तो चंद्रमा रहेगा ही रहेगा। तो यानी एक तो अगर केंद्रुम दोष बना है तो चंद्रमा का 1.25 लाख मंत्र जाप होगा। 1.25 लाख मंत्र जाप करके हवन और वजन के बराबर चावल का दान। पितृ दोष बन रहा है तो चंद्रमा के साथ साथ राहु या केतु जिसके कारण बन रहा है उसके मंत्रों का जाप होगा। चंद्रमा का 48,000 मंत्र, राहु का 80, केतु का 70। विष दोष बन रहा है तो चंद्रमा का जाप होगा और उसके साथ साथ शनि के मंत्र का जाप होगा और शनि के वस्तु का दान होगा। और जब पितृ दोष बनेगा तो चंद्रमा के मंत्र का जाप होगा और दान राहु केतु का होगा, चंद्रमा का तब नहीं होगा। केंद्रुम दोष में चंद्रमा का होगा। अमावस्या दोष बन रहा है तो चंद्रमा का जप भी होगा, दान भी होगा। सकट दोष बन रहा है तो चंद्रमा का भी होगा, बृहस्पति का भी होगा जप और बृहस्पति का दान होगा। नीच दोष बन रहा है तो चंद्रमा का जप भी होगा, चंद्रमा का दान भी होगा। या अगर चंद्रमा अच्छे भाव का स्वामी होगा तो चंद्रमा का रत्न भी पहनाया जाएगा। इन सभी दोषों में अगर चंद्रमा अच्छे प्लेसमेंट में है, चंद्रमा कारक ग्रह में आ रहा है तो चंद्रमा का रत्न भी पहनाया जाएगा। तब जप के साथ साथ दान ना करके जप के साथ साथ रत्न आपको बताया जाएगा। उम्मीद है विषय आपको रोचक लगा होगा। सीखिए, लोगों को सिखाइए, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।